हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर अनसॉल्व करा रहे हैं, है ना। हर साल का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2024 के 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा 2022 का पहला सेट भी कंप्लीट हो चुका है ना। और आज हम 2022 का ये सेट नंबर 2 शुरू करेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। तो अपने एग्जाम की एक अच्छी तैयारी करने के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा अच्छा सा एक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। ये सेट नंबर 2 का पहला सवाल है। पहला प्रश्न ये है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब प्रश्न नंबर 1 का क्या है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब कौन सा होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा इसे कर लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 156 इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये देखिए 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर ये देखिए 2 से विभाजित होगा, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 निकालेंगे 1 बचेगा, 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 9 18। अब ये नंबर हमारा 3 से विभाजित होता है, 3 1 3, 3 3 9 और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही विभाजित होगी, 13 1 13। तो इस तरीके से देखो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर हम इसको घात में लिखें तो 2 यहाँ पर 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, 3 एक बार है तो 3 की घात 1 हो जाएगी, 13 एक बार है तो 13 की घात 1। यही होगा क्या? 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन देखो ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। 2 की घात 2 है ना, 3 गुणे 13, यही क्या होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 1 का खा है। इसमें देखो दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा कितना आएगा। देखो 30 अंश, सेकंड है 45 अंश, तीसरा है 60 अंश और चौथा है 90 अंश। प्रश्न क्या है? देखो प्रश्न में है कि सेक थीटा बराबर कितना है 2। तो हमें ज्ञात क्या करना है इस थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हो देखो सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 cos थीटा, यानी कि सेक का उल्टा cos बराबर कितने को दिया है देखो 2 के। ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर हम यहाँ इसको इधर लेके जाए ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, और cos थीटा का हम इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा। अब cos थीटा बराबर जब आप निकालोगे तो यहाँ पे देखो 2 का क्या है गुणा है, तो इधर लाके हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर किसके होगा cos थीटा के। अब 1/2 किसकी वैल्यू आती है? आप जानते हैं कि cos 60 का मान होता है कितना 1/2 और ये बराबर किसके है cos थीटा के। तो यहाँ देखो cos, यहाँ पे cos, यहाँ कितना है थीटा और यहाँ कितना है 60। तो इसलिए हम कहेंगे कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो हमें तीसरा ऑप्शन मिलता है, यही क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का ग। इसमें है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा कितना है। देखिए पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा 7 है, तीसरा 9 है और चौथा है 12। तो देखो बच्चों समीकरण हमें क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है कि 3x² - 12x + m बराबर किसके है 0 के। अब देखो एक द्विघात समीकरण ये होता है कि ax² + bx + c बराबर 0, ये आप जानते हैं। इससे अगर हम तुलना करें तो a बराबर कितना आ जाएगा 3। क्यों? देखो यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक 3 है, तो इसलिए a बराबर कितना होगा 3। इसी तरीके से देखो b बराबर x का गुणांक है b और x का गुणांक कितना है -12, तो b बराबर हो जाएगा 12। यहाँ पे देखो c है और यहाँ क्या है m है, तो c = हो जाएगा m। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मूल बराबर है। मूल कैसे है? ये बराबर है ना, मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है कि b² - 4ac बराबर कितना होता है 0 के। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखते हैं तो देखो b की वैल्यू कितनी है -12, यहाँ पे हम रखते हैं -12
इसका क्या हो जाएगा वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है m। अब देखो -12 का मतलब ये हुआ, -12 का वर्ग का मतलब -12 गुणे -12, तो 12 बराबर कितना होता है 144 और ऋण ऋण मिलके क्या हो जाएगा धन, तो यहाँ जाएगा धन 144 माइनस 4 12 m में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12 m बराबर किसके हो रहा है 0 के, यहाँ पे क्या है 0। अब देखो आगे हम जब निकालेंगे तो ये कितना है 144 बराबर, अब माइनस का 12m है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन का 12m। ठीक, अब m बराबर अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे देखो 12 का गुणा इधर लाएंगे तो 12 से भाग दे देंगे, 144/12 बराबर कितने के बच रहा है m के, तो 12 से हम काटेंगे तो 12 बार जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 12 और इधर कितना बच रहा है m, मतलब ये हुआ कि m बराबर कितना आ जाएगा 12। यही हमें क्या करना था फाइंड करना था। ऑप्शन देखो हमें क्या है, ऑप्शन देखिए ये चौथा ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 1 का अंगा है, इसमें है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, कितना है 2 है 4 है 6 है और 5 है। तो बच्चों सबसे पहले हम 1 से 10 तक की संख्या लिखते हैं, तो कौन होगी देखो 1 2 3 है ना 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें सम संख्या कौन है जो 2 से विभाजित हो, 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, इतनी है। तो देखो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर होता है कि पदों का योगफल, क्या होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब यहाँ पद सब कितने हैं देखो, यहाँ पे सम संख्या 2 है, धन 4 धन 6 धन 8 और धन 10। अब कुल कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 कर देंगे। अब सबका हम जोड़ दें तो देखो कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6 6 12 12 8 20 और 10 कितना हो जा रहा है 30/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का जो समांतर माध्य आएगा कितना आएगा वो 6 आएगा। ऑप्शन हम चेक करते हैं तो देखो ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट होगा। और 1 का 4 इसमें देखो दिया है कि बिंदु P कितना है 2, 3 और Q है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो P के निर्देशांक है कितना है 2 है और -3, Q का निर्देशांक है 10 और y, तो ये हमारा होता है क्या चीज, ये x1 है और ये y1, इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा x2 और ये y2, ये होता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि देखो x1 बराबर कितना है 2 और y1 बराबर कितना है -3। इसी तरीके से देखो q का निर्देशांक x2 बराबर कितना आ रहा है 10 और y2 बराबर कितना है y, ये इसको लिख लिया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितने हैं 10 मात्रक है, तो इसका हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों फार्मूला क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट में, है ना, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हुए चले जाते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 10 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10, ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखो रूट में x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 10, इसका हो जाएगा कितना स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखो y1 का मान कितना है -3 और y2 का मान कितना है y, यानी कि हो जाएगा -y, तो क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 10। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि -10 में से धन 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा ये -8, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखो ये कितना है -3 और -y का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक काम हम ये करेंगे, क्या हमको करना है कि इसका हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने का मतलब होता है कि इसका हम वर्क करें, जब इधर करेंगे तो हमें इधर भी वर्क करना पड़ेगा। तो एक लाइन हम यहाँ लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो इधर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 का वर्ग बराबर, यहाँ आ जाएगा देखो, अब ये -8 का स्क्वायर है तो आप क्या कहेंगे कि -8 का वर्ग का मतलब -8 गुणे -8 ये हो गया। तो 8 अट्ठा कितना होता है 64 हो जाएगा और ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 64 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा ऋण 3 ऋण y का वर्ग। अब इस पूरे का हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 10 दहा में कितना होगा 100 बराबर। अब यहाँ कितना बच रहा है देखो 64 प्लस, यहाँ पे बच्चा हमारा माइनस का 3 और माइनस y का वर्ग, ये बच्चा। अब इस 64 को हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे देखो 100 है और ये धन का 64 है, इधर आएगा तो ऋण का 64 बराबर, यहाँ पे बच रहा है ऋण 3 और ऋण y का होल स्क्वायर। तो 100 में से 64 हम निकालेंगे, कितना बचेगा 36। यहाँ पे बच्चा हमारा ऋण 3 और ऋण y का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएं बच्चे, यहाँ से जब वर्ग हम हटाएंगे तो इधर हमें रूट चढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा रूट 36 बराबर। अब यहाँ आया कितना -3 और माइनस y का होल स्क्वायर, है ना। अब इसके सापेक्ष में हम यहाँ 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 6। तो यहाँ पर दो वैल्यू हम ले सकते हैं, प्लस माइनस 6 बराबर कितने के आएगा। यहाँ पे देखो हमने वर्ग हटाया है तो यहाँ पर रूट चढ़ाया है, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ग नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। 3 माइनस y, यहाँ बचेगा कितना 3 माइनस y, ये आया। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं। अब इतने बराबर, अब एक बार अगर हम ये कर लें बच्चों, देखो कि -3 और माइनस y बराबर हम ले लेते हैं धन 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -y बराबर कितना जाएगा, इधर कितना है धन का 6 है और ये -3 है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा +3 हो गया। तो -y बराबर कितना आ जाएगा 9, है ना। तो -y बराबर कितना आया 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा -9। ये एक वैल्यू हमें मिल जाएगी y की, है ना। और दूसरा देखो, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे देखो माइनस यहाँ पे कितना है 3 और माइनस y बराबर हम यहाँ ले ले -6, ठीक है। तो यहाँ देखिए -y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, इधर कितना है -6 और ये -3 है, तो इधर जाएगा कितना आ जाएगा +3, है ना। तो -y बराबर कितना आ जाएगा -3, यानी कि y बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल रही है, कौन कौन सी 3 और -9, यानी -9 और 3। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा -9 और 3, ये होगा। तो ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन में हमें मिल रहा है -9 और 3, ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और अगर चाहें तो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण बना करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो देखो ये बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी है कि सभी खंड कीजिए। कहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में हम इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया कितना, हमें समीकरण मिला है कि 3x² - 12x + 2m बराबर 0। द्विघात समीकरण आपको पता है कि ax² + bx + c बराबर 0 होता है। इससे तुलना कराएंगे हम, तो a बराबर 3 है, b बराबर -12 और c बराबर कितना है 2, ये आ जाता है। हमें पता है कि जब किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे हों, बराबर हों, तो क्या होता है कि b² - 4ac बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -12 का स्क्वायर हो गया -4 गुणे, a की मान कितना है बेटा 3 है, और c की वैल्यू कितनी है 2m है। अब यहाँ हम करेंगे -12 का वर्ग, तो कितना आएगा 144, है ना। √12 गुणा √12 बराबर ही 144, ऋण धन हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 तिहाई 12 गुना कितना हो जाएगा 24 m, ये आया, ये बराबर किसके 0 के। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो 144 बराबर, अब ये ऋण का 24m है, इधर जाएगा तो धन का 24m हो जाएगा।
अब m बराबर जब हम निकालेंगे, यहाँ 24 का गुणा इधर शिफ्ट करेंगे तो 24 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ काट दीजिए, 2 7 14, 2 दूना के 4, यहाँ काटेंगे 2 1 9 2, 2 दूना 4, अब 12 छक कितना होता है, 72 है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, 12 छक 72, 6 और इधर कितना बचेगा m, तो 6 बराबर m, यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा 6। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का सवाल है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घा। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 में जो गा वाला था और खा वाला, खा और गा, ये दोनों प्रश्न हमने छोड़ दिया क्योंकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस से वो प्रश्न हटा दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्हीं प्रश्नों को हम कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लायक हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का घा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पे हम चर्चा करेंगे। ये कई बार हो चुका है लेकिन एक बार फिर हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसी संख्या जो केवल अपनी और एक से विभाजित होती है, उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर 2 की, तो 2 केवल 1 से विभाजित होगी और 2 से होगी। इसी तरीके से 3 है, ये केवल 1 से और 3 से विभाजित होगी। 5 है तो ये केवल 1 से और 5 से विभाजित होगी, है ना। इसी तरीके से 7 है तो ये केवल 1 से और 7 से विभाजित होगी। तो ऐसी सभी संख्याएं जो केवल 1 से और अपने ही नंबर से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और एक होती है हमारी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या बेटा, भाज्य संख्या। अब इसका उल्टा, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपनी संख्या के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखो 8, तो 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, तो 1 और 8 के अलावा भी 2 नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 4, इनसे भी विभाजित हो रही है, इसलिए क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। इसी तरीके से देखो जैसे 16 है तो 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, है ना, 4 से विभाजित होगी और 8 से विभाजित होगी और फिर 16 से। तो 1 और 16 के अलावा भी 3 नंबर से और विभाजित हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का। प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या देखिए कौन सी होगी, जैसे 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है और उसके बाद देखो आ जाएगी 11, 13 है ना, 15, 16, इसके बाद आएगी देखो 17, फिर 19 आ जाएगी, 20, 21, फिर यहाँ पे देखो आ जाएगी 23, है ना। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद क्या हो सकती है, देखो 24, 25, 26, 27, यानी कि 29 आएगी। ये 1 और 29 से ही विभाजित होगी। तो इस तरीके से ये 10 संख्याएं हो गई हमारी, कौन थी, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो टोटल संख्या कितनी है, 10, यानी कि n बराबर कितना आ रहा है, 10, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। ये क्या है, ये सम संख्या है। अब इस सम संख्या का हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो देखो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब यहाँ पे देखो n बराबर कितना है, 10 बटे क्या किया, 2, है ना, वहां पद प्लस, अब यहाँ पे देखो 10 बटे 2 प्लस 1वां पद, ये होगा बटे का इतना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम काटेंगे 2 बटे 2 पच्चे 10, यहाँ पे हम काटेंगे 2 पच्चे 10, तो ये हमारा आ जाएगा 5वां पद प्लस 5 1 6, यानी कि 6वां पद बटे में 2। अब देखो आगे, अब यहाँ पर हम गिन लेते हैं। देखो ये पहला 1 2 3 4 5, ये 5वां पद और ये 6वां पद, इन दोनों पद को लेकर के हम जोड़ देते हैं। तो कितना होगा, 11 प्लस का 13 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24 बटे 2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12। यानी कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की जो माध्यिका आएगी, क्या चीज, माध्यिका, ये कितनी होगी, 12 होगी। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह हमारा प्रश्न नंबर 3, इसमें दिया कि सभी खंड कीजिए। इसका का वाला है कि संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत का आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो 26 का जब हम काटेंगे, इसको विभाजित कर देंगे, 2 से 2 1 2 2 3 6, और ये हमारा हो जाएगा 13 1 13। इसी तरीके से देखो 91, ये कटेगा किससे, 7 से, 7 1 7, 7 3 23, और 13 अभाज्य संख्या है, 13 1 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आएगा कितना, 2 × 13,
और 91 का अभाज्य गुणनखंड आएगा, देखो कितना है 7 गुणे 13। अब इसका जब हम HCF निकालते हैं, क्या चीज HCF, तो HCF में जो दोनों में कॉमन हो, है ना, उभयनिष्ठ हो, तो 13 उभयनिष्ठ है तो 13 इसका HCF आ जाएगा। और LCM जब हम निकालेंगे तो जो उभयनिष्ठ है उसे लेते हैं, इसके अलावा जो बचा है कितना है 2 है और 7 है, तो इनका हम गुणा करेंगे तो 13 दूना कितना होगा 26 और गुणे 7, 7 का कर देते हैं तो 7 छक 42 के 2 आता है 4, 7 दूनी 14, 4 18, कितना आ गया 182। तो इस तरीके से 26 और 91 का HCF कितना आएगा 13 और LCM ये कितना आएगा 182। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा प्रश्न नंबर 3 का खा। इसमें है कि P के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी 4x धन py धन 8 बराबर 0 और 2x धन 2y धन 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखो अब समीकरण हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या चीज है 4x धन py और धन 8 बराबर किसके है 0 के, और दूसरा समीकरण है कि 2x धन 2y धन 2 बराबर किसके है 0 के। अब यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 है ना और c1 c2 निकाल लेते हैं। तो देखिए a1 हमारा क्या होगा समीकरण 1 में, तो x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है, तो a1 बराबर कितना हो गया 4 और b1 y का गुणांक कितना है p और c1 यानी कि अचर पद कितना है 8, ये आ जाता है। इसी तरीके से देखो a2 दूसरे समीकरण से, तो x का गुणांक 2 है तो a2 बराबर 2 और b2 y का गुणांक भी 2 है तो b2 बराबर 2 और c2 अचर पद भी कितना है इसमें 2 है तो c2 बराबर 2। अब एक देखिए ये मैंने कैसे निकालना है कि ये फार्मूला होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये होता है ना। तो इसी से हम तुलना करा लेते हैं। तो a1 क्या होता है x का गुणांक और b1 y का गुणांक, c1 जो है अचर पद होता है। तो हमें निकालना क्या है अद्वितीय हल। तो हम जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए, किसी भी समीकरण के अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है वो क्या होती है कि a1 अपान a2 ये नॉट इक्वल होना चाहिए किसके b1 अपान b2 के। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू को रखते हैं। तो a1 बराबर कितना आया है देखो 4 है और a2 बराबर कितना है 2 है, ये नॉट इक्वल होगा है ना। b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो p है और b2 की वैल्यू कितनी है 2 है, ये रख दिया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा करते हैं। तो 2 का जब हम p में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2p, ये नॉट इक्वल होना चाहिए। 2 का 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो 2p नॉट इक्वल टू 8 के, तो p नॉट इक्वल किसके होगा 8/2, तो 2 चौक कितना हो जाता है 8, यानी कि p नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए 4 के, तब ये समीकरण की जोड़ी क्या होगी एक अद्वितीय हल होगा। यह हमारा प्रश्न नंबर 3 का घ। तो ग वाला भी हमने यहाँ पर हटा दिया, क्यों हटा दिया वो आप जानते हैं। इसमें देखो दिया गया कि एक घन का आयतन कितना है 1331 घन सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो हमें दिया गया है कि घन का आयतन ये कितना है 1331 घन सेंटीमीटर, ये तो घन का आयतन क्या होता है ये भुजा, यानी भुजा का घन ये बराबर होता है घन का आयतन। यहाँ पे दिया गया है 1331, तो जब हम भुजा निकालेंगे इसकी, तो यहाँ से जब हम घन हटाएंगे तो यहाँ पे हम घनमूल लगा देंगे किसका 1331 का। अब 1331 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये देखो 11 से डिवाइड होगा ना, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, फिर 11 का नाम 11, यहाँ जाएगा 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, फिर 11 से कटेगा 11 का नाम 11। तो इसकी जो भुजा आ जाएगी वो देखो यहाँ पे हम 3 बनता है 11 गुणे 11 गुणे 11 त्रिक बना लेते हैं, और इस त्रिक बना करके एक हम ले लेंगे। तो इसकी जो भुजा आ जाएगी कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर, है ना। वर्ग में क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हुए 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल निकालते हुए 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो भुजा हमें मालूम हो गई। अब इसका हमें क्या करना है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, किसका घन का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है देखो 6 गुणे भुजा का वर्ग, ये आता है। अब यहाँ पे हम कर देंगे 6 गुणे भुजा कितनी है 11, इसका वर्ग कर दिए। तो 11 का वर्ग कितना आ जाएगा 121, 11 गिरही हम 121। तो यहाँ पे हम करेंगे देखो 6 गुणे कितना हो गया 121। अब यहाँ गुणा कर देते हैं 6 कन्नम 6 और 6 दूनी 12 के 2 आता है 6 कन्नम 6 1 7, यानी कितना आ जाएगा 726 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 4, इसमें है भी सभी खंड कीजिए। इसका क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं परिमेय संख्या मान लेते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है।
ये हम इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया 3√2 को, तो ये बराबर होने चाहिए किसके, p/q के, जहां p और q क्या है, ये पूर्णांक है ना, सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, या HCF 1 है, और q नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो अब यहां से देखो, अगर हम √2 का मान निकालें तो ये 3 का यहाँ पर क्या है, गुणा है, इधर लाके हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा p/3q। अब यहां से हम देखते हैं कि p और 3q ये क्या है, ये भी हमारे पूर्णांक है ना, सअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। तो जब q ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इसलिए 3q भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से ये जो हमारी निकलती है, ये p/3q, ये क्या होगी, ये एक हमारी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर क्या है, √2, तो √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना, √2 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना, अगर ये इसके बराबर है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है। तो जब ये एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय और एक परिमेय दोनों क्या है, इक्वल नहीं हो सकती, है ना, बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास किस लिए, हमारी गलत कल्पना कि जो हमने मान लिया था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए 3√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी चीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं नीचे, ना, लिखना जरूरी है एग्जाम में, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। आभास हमारी गलत कल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4 का गा, है ना। टा के बाद हम डायरेक्ट आए किस पे, गा पे। इसमें हमने खा वाला, खा और घा, ये दोनों प्रश्न हमने इसमें शामिल नहीं किया है ना। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को दिया है जो आपके एग्जाम के लायक हैं। तो गा में देखो दिया है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय, ठीक है, एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फिगर बनाते हैं। क्या है कि एक 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो यहाँ पर ये देखो, ये 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना। और कह रहा है कि स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो यहाँ से इसकी देखो एक छाया बनती है भूमि पर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, ये 4 मीटर है, ये हमें दिया गया है। और कह रहा है कि उसी समय एक मीनार, मान लीजिए कि ये कोई एक मीनार है यहाँ, है ना, और इसकी छाया की लंबाई ये होगी, ये कितनी है, 28 मीटर है। इसको हम यहाँ से ये मिला देते हैं, ठीक। ये हमारा फिगर बना है। अब इसका हम नाम दे देते हैं। अब ये मान लीजिए कि ये हमारा मीनार है, इसको हम मान लेते हैं कि ये PQ है, और ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये AB है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 6 मीटर है। और यहाँ पर कोई बिंदु C है, और ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, ये मीनार की छाया है ना, कि BC, ये कितना दिया है, ये है 4 मीटर, ठीक। और ये पूरा जो है QC, यहाँ से यहाँ तक, ये है कितनी, ये है 28 मीटर। और यहाँ पर ये जो PQ है, इसकी हम ऊंचाई यहाँ पे मान लेते हैं, कितनी मानते हैं, ये H मीटर मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर AB क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, AB ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई हमें दिया गया है कितना, 6 मीटर। और इसकी छाया यानी कि BC बराबर कितना है, 4 मीटर, ये है। और मीनार की ऊंचाई PQ ये कितनी है, ये H मीटर है। और इस मीनार की छाया पूरी कितना है, QC, ये कितना दिया गया है, 28 मीटर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा।
अब देखो यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ये बन रहा है ABC समकोण त्रिभुज, और दूसरा हमारा ये बन रहा है PQC, इस तरीके से ये बन रहा है ना। इसको हम ले लेते हैं, ये है हमारा PQC। दोनों त्रिभुज की हम तुलना करा लेते हैं, है ना। इनकी ये भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक होंगी। तो यहां पर हम लिखते हैं कि त्रिभुज PQC और त्रिभुज ABC में, तो यहां पे क्या होगा कि ये जो त्रिभुज ABC की भुजा ये क्या है, ये PQ, ये लंब है, और ABC की भुजा ये है AB, ये लंब है। तो यहां पे देखो ये हो जाएगा कि PQ अपान AB ये बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये PQC जो त्रिभुज है इसकी छाया कौन बन रही है, हमारी QC, ये होगा QC अपान, और इसकी छाया कौन है, ये BC, ये होगा। अब सबका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो PQ बराबर कितना है H, और AB बराबर कितना है 6, है ना। QC का मान कितना है 28 मीटर है, और BC कितना है 4 मीटर है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का जब हम H में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4H, और इधर हम करेंगे तो ये हो जाएगा कि 6 गुणे 28। तो जब हम H बराबर निकालेंगे तो 6 गुणे 28 बटा, यहाँ पे देखो 4 का गुणा है, इधर लाके हम 4 से भाग दे देंगे, तो 4 सते 28, 7 बार जाएगा, तो H बराबर ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 गुणे 7, तो H बराबर आ गया 6 सते 42 मीटर। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। यानी कि मीनार की ऊंचाई जो हम निकालते हैं, मीनार की ऊंचाई ये कितनी आ जाएगी 42 मीटर। यही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो बस आज हमने ये जो हमारा 2022 कौन सा 2022 का ये सेट नंबर 2 है ना, इसके हमने प्रश्न नंबर 1 से 4 तक इस वीडियो में किए हैं। अब इसके आगे के जो प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो अगर आप मैथ की एक बेहतरीन अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नए हैं तो इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर इसे शेयर करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।